गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 249 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। फोकस करेंगे इसमें ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कब स्थापित किया गया था, बताइए। देखिए, जो जैव विविधता अधिनियम है वो तो 2002 का है, लेकिन जो भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण बनाया गया था तो उसी को देखते हुए अगले वर्ष यानी 2003 में बनाया गया था। अब कहाँ बना था वो, तमिलनाडु में या फिर आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में? पहले तो 2002 जहाँ जहाँ उसको एलिमिनेट कर दो। ये तमिलनाडु के चेन्नई में 2003 में। तो जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2003 में की गई। इसका मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? किसने किया था? अर्नेज नेस ने। डीप इकोलॉजी और इकोलॉजी एजी टेंसले। तो अर्नेज नेस ने वर्ष 1973 में, ये डेट वही है प्रोजेक्ट टाइगर वाली, सबसे पहले गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है? देखिए, किसी जल निकाय में जो हेलोक्लाइन है वो जो है लवणता को दर्शाता है। ठीक है, लवणता को। अब ये घनत्व की बात कर रहा, मतलब डेंसिटी को, तो डेंसिटी को दर्शाता है पिक्नोक्लाइन। ठीक है, वो जो थर्मोक्लाइन है वो किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान को दर्शाता है। यहाँ सी है उत्तर फिलहाल। तो देखिए, पिक्नोक्लाइन जो है किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है, और जो हेलोक्लाइन है किसी जल निकाय में लवणता को प्रदर्शित करता है। जो थर्मोक्लाइन है वो किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। वैज्ञानिकों की निम्नलिखित में से कौन सी टीमों ने या किस टीम ने सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया था? रूसी टीम थी, जर्मनी टीम थी, अमेरिकन टीम थी या ब्रिटिश टीम थी? वो थी ब्रिटिश टीम, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, सबसे पहले ब्रिटिश टीम ने 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र यानी ओजोन होल का पता लगाया था। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? देखिए, इम्पोर्टेंट है और कालानुक्रम सजाने के लिए पूछा जा सकता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, इन सब की डेट आपको पता होनी चाहिए। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 का, 1972 का, और वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया। वन्य जीवों की तस्करी, उनके अवैध शिकार से रक्षा करना, संरक्षण करने के लिए भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया। इस अधिनियम में कुल 66 धाराएं हैं, जिन्हें 7 अध्याय और 6 अनुसूचियों में विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? देखिए, अगस्तमलाई तो वेस्टर्न घाट में, ठीक है, दिहांग दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश में हो गया, और ये हो गया उत्तराखंड में। तो नोकरेक का मेघालय का नोकरेक ही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो नोकरेक जैव भंडार गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है, जबकि अगस्तमलाई की बात करें तो पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, अपर सियांग, पश्चिमी सियांग और दिबांग घाटी में फैला है, और नंदा देवी उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई? कब की गई यूनेस्को के द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम की शुरुआत? 1991 नहीं है, और 1980, बताइए 71, 72 या 86 में से कोई एक उत्तर है, कौन सा है?
1971 1971। तो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य है लोगों एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार हेतु एक वैज्ञानिक आधार की स्थापना करना। इसकी शुरुआत हुई थी 1971 में। निम्नलिखित नेशनल पार्क में से किस एक की जलवायु उष्ण कटिबंध से लेकर उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? अगर इसको आसान भाषा में समझे तो उष्ण का मतलब गर्म भी रहता है वो, फिर कम गर्म रहता है, ठीक है। शीतोष्ण, शीतोष्ण को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? शीत प्लस उष्ण, यानी गर्म ठंडा एक साथ रहता है, ठीक है। और फिर आर्कटिक यानी ठंडा। तो कौन हो सकता है ऐसे? दिमाग लगाओ तो। देखिए सिक्किम का जो कंचनजंगा है उसमें उष्ण तो होगी नहीं, शीतोष्ण और आर्कटिक चलती है अधिकतर, ठीक है। नंदा देवी है, नंदा देवी में उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक है, उष्ण नहीं है, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाएंगे। नेवरा वैली उष्ण उपोष्ण, ये भी हट जाएगा। जो नाम दफ़ा है अरुणाचल प्रदेश का वो उष्ण भी है गर्मियों में, जैसे जैसे गर्मी घटती जाती है तो उष्ण से उपोष्ण हो गया, शीतोष्ण हो गया और फिर आर्कटिक रहता है सर्दियों में। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामदफा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व। इसकी जलवायु उष्ण कटिबंध से लेकर उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली गैस का नाम बता दीजिए। कौन सी निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। तो मोटर कार तथा सिगरेट के अधूरे प्रज्वलन के कारण निकलने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। यह ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक स्थायी यौगिक का निर्माण करती है। वो स्थायी यौगिक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचने देता और यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक गैस है। उस स्थायी यौगिक का नाम क्या है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। जैव उपचारण से तात्पर्य क्या है? बायो रेमेडिएशन से क्या तात्पर्य है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। ऑप्शन नंबर ए। तो सूक्ष्म जीवों के प्रयोग द्वारा पर्यावरण में विषैले प्रदूषक पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया बायो रेमेडिएशन कहलाती है। इसके द्वारा किसी विशेष स्थान पर पर्यावरणीय प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। यह जैव रासायनिक चक्र के माध्यम से कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? बताइए 75, 85, 95 या 82। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण भारत सरकार के द्वारा कब? 1985 में। तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में फरवरी 1985 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? नीम, पॉपुलर, महुआ से कहीं अधिक उपयोगी है अशोक का वृक्ष। तो उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में सीता अशोक का पेड़ सर्वाधिक उत्तम धूल नियंत्रक है। इस तरह के भी उटपटांग प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछे जा चुके हैं पहले। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। टेक्सस वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। टेक्सस वृक्ष से टेक्साल नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो पार्किंसन रोग के विरुद्ध प्रभावी है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो देखिए टेक्सस वृक्ष जो है हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। टेक्सस वृक्ष से टेक्साल नामक औषधि प्राप्त की जाती है। और कौन कौन से वृक्ष हैं जो हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? ओक हो गया, रोडोडेंड्रान हो गया, सिल्वर फर हो गया, जूनिपर हो गया, ये सब याद रखना है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है बताइए? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। तो देखिए जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है वो एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। इसका मुख्यालय है नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से कौन है?
कौन लोमड़ी है, गिद्ध है, चील है, चमगादड़ है? फ्लाइंग फॉक्स लोमड़ी नहीं है, बैट्स है, चमगादड़ है। तो फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ की एक प्रजाति है जो बांग्लादेश, चीन, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका में पाई जाती है। इसे ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है। कई बीमारी फैलाता है ये फ्रूट बैट। तो 15 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 249 तक पहुँच सकते हो। धन्यवाद।